Good morning students. Today in this video we will study chapter 5th probability distribution from the book Numerical Analysis of Jeevan San's publication. First of all we will start with a brief review of theory of probability which you have already studied in earlier classes. First of all, definition of probability. A probability is a concept which numerically measure the degree of certainty and uncertainty of occurrence of events. कि आप ये चेक करते हैं probability में कि कोई एक event अगर certain event आपका occur होगा तो क्या डिग्री होगी और नहीं होने की क्या डिग्री होगी. रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कि क्या, देखो पहले डेफिनेशन ही पढ़ते हैं. इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. तो जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, कि आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम तभी होगा कि जो भी उस एक्सपेरिमेंट को करने का आउटकम है वो मोर देन वन होना चाहिए. दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इस टाइप का होगा कि उसका जो रिजल्ट आएगा उसे आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बैग है, उसमें आपने रेड बॉल्स डाल दी सारी और मैं कहूं कि एक बॉल निकालनी है, वो किस टाइप की होगी उसकी आप अगर प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहिए, उस एक्सपेरिमेंट को आप स्टडी करना चाहिए, तो जब बैग में रेड के अलावा कोई और किसी कलर की बॉल ही नहीं है तो आपकी कुछ डिफरेंट तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता. हमेशा आप निकालेंगे तो एक रेड बॉल ही आएगी, तो वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता. प्लस आपने एक कॉइन टॉस किया, अगर उस कॉइन पे बोथ साइड हेड या बोथ साइड टेल है तो टॉस करने पे आपका वही रिजल्ट आएगा, तो वो भी जैसे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. प्लस आपके जितने भी उसके रिजल्ट आने हैं, हर रिजल्ट के आने का क्या रिजल्ट आएगा वो आप एडवांस में नहीं बता सकते, तभी आप उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे और उन्हीं की आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने एक डाई थ्रो करी है तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर, तो ये सेट आपका सैंपल स्पेस हो गया. आप दो टॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपके पास या तो दोनों हेड आएंगे या एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, दोनों टेल, तो इस टाइप में जो भी आउटकम्स हो सकते हैं तो वो आपके जो सेट बन जाएगा वो आपका सैंपल स्पेस आएगा. अब यहाँ पे कह रहे इट में बी नोटेड दैट इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज m आउटकम्स एंड अनदर वन हैज n आउटकम्स, the sample space of the two experiment together will help m into n outcomes. अब जैसे कि मैंने दो बार कॉइन को टॉस किया है, तो पहली बार हेड और टेल दो आउटकम्स आ रहे थे, दूसरी बार हेड और टेल तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 4 आउटकम्स आ गए. ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट और केसेस. तो जो आपका सैंपल स्पेस का आप कोई भी सबसेट चूज कर लीजिए वो क्या कहलाएगा, इवेंट और केस. फॉर एग्जांपल के लिए आपने डाई को जब थ्रो किया था ये आपका सैंपल स्पेस बना था. अब मैं इसमें से वे नंबर चूज कर लेती हूँ कि जो ऑड नंबर है, तो e इज इक्वल टू 135, ये इसका क्या बन गया, सब सेट बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, इवेंट. अब डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं. नल इवेंट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, यानी कि वो कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल, कि मैं अब कह दूं कि डाई को थ्रो करने पर 10 से ग्रेटर नंबर आए तो वो इवेंट क्या होगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. श्योर इवेंट यानी कि जो हमेशा होगा, तो उस केस में कब होगा, द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज सेड टू बी श्योर इवेंट, तो वो हमेशा आपके क्या होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल. नेक्स्ट है आपका सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. A event having only one sample point of a sample space is called a simple event और elementary event. जैसे कि अगर मैंने कॉइन को टॉस करा
तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड और टेल। अब मैं कह दूं इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, वो आपका सिंपल इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट, तो जैसे सिंपल में एक ही सैंपल पॉइंट था, तो जो विथ देन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स, मतलब क्या है कि इसमें मोर देन वन पॉइंट आपका एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए द सम ऑफ टू नंबर्स व्हेन टू डाइज आर थ्रोन इज 5, तो इसके फेवर में ये आपकी 4 एंट्रीज हैं, तो मोर देन जब वन एंट्री आ जाएगी उस इवेंट में तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। फेवरेबल केसेस और इवेंट, द केसेस विच एंश्योर द अकरेंस ऑफ ए डिजायर इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाई को थ्रो करा है तो ए डिजायर्ड इवेंट 6 occurs, that means favorable event has occurred. नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वे होते हैं जिनके अक्कर करने के चांसेस क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, पहले डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं। इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो चाहे आपका हेड आएगा चाहे आपका टेल आएगा, दोनों के आने के चांस इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर आपने एक डाई को थ्रो किया है तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल। अब अगर मैं आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि मैं कोई ऐसा कॉइन ले लूं या ऐसी कोई डाइस ले लूं जिस पर 2 जो है 2 बार लिखा है और मैं मान लूं 6 लिखा ही नहीं है, कि आपके 1 से लेके 5 तक नंबर्स लिखे हैं और छठा जो फेस है जहां 6 आना था वहां मैंने 2 ही लिख दिया, तो अब क्योंकि 2 2 बार है तो उसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो इवेंट इक्वली लाइकली नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट्स वेयर अकरेंस ऑफ वन इवेंट excludes or rule out the happening of the all the other events in the same experiment is said to be mutually exclusive events। कि मतलब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाते हैं, कि अगर एक अक्कर कर रहा है तो मतलब दूसरा अक्कर नहीं कर सकता। यहीं पे लिखा है टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ इवेंट्स कैन नॉट अक्कर सेम ट्रायल साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। फॉर, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, क्या हेड और टेल एक ही साथ इकट्ठे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा। तो ये जो हेड और टेल है ये कैसे इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 5। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव केसेस। अब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उन सभी को आप टोटल नंबर अगर कर ले तो वो आपका क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिव केसेस। फॉर एग्जांपल के लिए आप 2 कॉइन टॉस करें, आपके पास ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इन चारों इवेंट के अलावा और कोई 5वां इवेंट नहीं हो सकता, तो ये चारों जो केसेस हैं वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव केसेस। रिमार्क में लिखा है E1, E2, En आर n इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस S। इफ इन सभी का आप यूनियन कर लीजिए, यूनियन I फ्रॉम 1 to n EI, और वो आपका सैंपल स्पेस S के इक्वल आ जाए, तो ये आपके n इवेंट्स क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, साथ में एक मैं और कंडीशन ऐड कर रही हूं कि इन सबका यूनियन तो S के इक्वल है, लेकिन अगर आप कोई भी 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आ रहा है, 5, हर I नॉट इक्वल टू J के। तो ये हर पेयर क्या हो गया, पेयर वाइज एग्जॉस्टिव। तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखेंगे, ये इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कई बार इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चंस में यूज होती है, तो जब तक आपको इन टर्म्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप नहीं समझ सकते कि ये किस कॉन्सेप्ट में इनको यूज कर रहा है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है कि उन सभी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस कैसे इक्वल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है कि कोई भी 2 इवेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। एस आपका सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का और ई कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस।
इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन कि अगर आपका फाई सेट है, फाई सेट मतलब कि ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं होता, नल इवेंट, उसके फेवर में एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, तो 0 बाय में नॉन जीरो नंबर एनएस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। प्रोबेबिलिटी अगर आप सैंपल स्पेस की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये ऑलवेज क्या होता है, 1। तो अब आपके पास ये बेसिक एक रिजल्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 आपकी प्रोबेबिलिटी होती है नल इवेंट की और 1 प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी हो तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवर इन ई नॉट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ई नॉट के एलिमेंट्स को निकालने के लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में माइनस कर सकते हैं। एन एस को दोनों के अपॉन में सेपरेट करा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला है। तो अब आपके पास रिजल्ट है ये जनरल कि ई और ई नॉट की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी आपको पता है तो दूसरी आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इजिली निकाल सकते हैं। If sample space has make W1, W2, Wn है, then the probability of an event E is given by probability of E is equal to summation I from 1 to n PWI for all WI belonging to E। कि आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस इवेंट में जितने भी एलिमेंट हैं WIs हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालकर आप सम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या थी आपकी डेफिनेशन कि आपकी जो भी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं वो इक्वली लाइकली तब होते हैं कि उनमें से हर किसी इवेंट के अकर करने की चांसेस क्या हो, सेम। तो अब यहाँ पर S मैंने ले लिया, W1, W2, Wn है, सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। लेट अस अज्यूम दैट कि ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, और आपने ये हर WI की प्रोबेबिलिटी को एक स्मॉल p नंबर दे दिया और WI S से बिलोंग कर रहा है। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये p 0 और 1 के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपकी बाय डेफिनेशन समेशन I फ्रॉम 1 टू n, अब क्या थी आपकी डेफिनेशन कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके हर मेंबर की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होती है। तो मतलब S की प्रोबेबिलिटी सभी WIs की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगी। और आपने अभी ऊपर करा था कि S की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, तो ये सारा टोटल क्या हो जाएगा, 1। PWIs क्या क्या है, हम आपके हर किसी को आपने P मानना है क्योंकि सभी के चांसेस क्या है कर करने के सेम। तो ये कितने टाइम्स P आ गया, n टाइम्स P। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या आ गया है, 1/n। किसका रेसिप्रोकल हो गया है, ये जितने ये इवेंट्स थे कि सभी का टोटल 1 होगा तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/n। लेट E बी एनी इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S है n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन है em। तो इफ ईच आउटकम्स इज इक्वली लाइकली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी, m/n। सम रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑलवेज क्या होती है, नॉन नेगेटिव। अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर A आपका इवेंट B को इम्प्लाई कर रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी A इवेंट की लेस देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। अब कुछ रूल्स है हमारे फॉर्मूले। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A and B are two mutually exclusive events of a random experiment, then the probability of occurrence of event A or B is this. Probability of A or B is equal to probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Mutually exclusive events कौन से होते हैं आपके, आपको याद हो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर A और B का इंटरसेक्शन आपका फाई है तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अब आपको A और B दोनों के होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर एक इवेंट हो रहा है तो उससे दूसरे इवेंट आपका नहीं हो सकता।
तो ए और बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आपके सम के इक्वल होती है। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस आपके कैसे हो जाए एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि उस केस में ए यूनियन बी जो है आपका एस के इक्वल हो जाएगा। एस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट्स, अब ये तो हमने बात करी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। अब अगर जनरल एनी टू इवेंट्स के लिए आपको P ऑफ A यूनियन B निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ A इंटरसेक्शन B 5 था इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 थी, तो ये वाला पार्ट डिलीट हो गया था। सेम केस आप 3 इवेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, फिर 2 के पेयर वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। A और B 2 इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A when event B has already occurred is called the conditional probability, कि आपने A की प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब आपका उस एक्सपेरिमेंट में B इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ऐसे ही अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A निकालना हो तो फार्मूला वही, ऊपर तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, डिवाइड में चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस ऑफ इवेंट B जब आपका इवेंट A ऑलरेडी अकर कर चुका है। तो ये जो भी हमने फॉर्मूला किया ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की टर्म में किया, हम इन दोनों टर्म्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये नॉन जीरो होनी चाहिए और ऐसे ही P बाय A। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होंगे तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। The conditional probability A by B is meaningful only if probability of B is non-zero. Likewise, probability of B by A is meaningful only if P is non-zero. क्या मीनिंग है इसका, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B का मीनिंग क्या है कि आप A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जब B इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है। तो अगर B इवेंट अकर किया है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा नॉन जीरो होगी। अगर हम किसी ऐसे इवेंट से कंडीशनल करके प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है तभी तो जीरो हो सकती है ना, तो वो आपकी कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events associated with a random experiment are said to be independent if occurrence of one event does not affect the probability of the occurrence of the other। कैसे समझेंगे इसे, जैसे कि अब इसने कहा कि एक बैग में 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, आपने अगर एक व्हाइट बॉल निकाली तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। अब अगर मैं इस निकाली हुई बॉल को दोबारा से बैग में डाल दूं और फिर एक और बॉल निकालूं तो जो पहले हमने बॉल निकाली थी वो अब बाहर नहीं रखी, तो अंदर सारी बॉल एज इट इज हैं, तो जो नेक्स्ट इवेंट होगा उस पर फर्स्ट इवेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट टाइम जो मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ करी उसे बाहर रख के रिप्लेस ना करें और फिर एक सेकेंड बॉल निकालें, तो वो जो हमने फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉ कर ली थी वो व्हाइट है या ब्लैक है उसका सेकेंड इवेंट पर इफेक्ट आएगा, तो वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर है इफ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द बैग and again a white ball is drawn, the probability of getting a white ball is same in both cases. Such events are independent. टू इवेंट्स ए और बी को आप इंडिपेंडेंट अगर हैं, मतलब एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता,
तो उसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपकी प्रोबेबिलिटी ए ही रहेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहेगी। यहाँ पर ए और बी नॉन जीरो भी हैं, लेकिन फिर भी बी का ए पर जब कोई इफेक्ट ही नहीं है तो वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज ही रहेगा। Hence, how we can also define independent events as follows कि अगर probability of A by B A है और probability of B by A B है तो वे events क्या हैं, independent हैं। तो इसलिए ऐसे cases में हम probability of A intersection B का ये formula use करते हैं। A intersection B या A into B आपका probability of A into probability of B के क्या होता है, equal। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल इज ए वेरिएबल whose values are determined by the outcomes of a random experiment. That is, to each outcome of the experiment ei of the sample space S, there correspond a unique real number xi known as the value of the random variable। कि आपका जो सैंपल स्पेस है उसके हर एक्सपेरिमेंट ei के लिए एक आपका रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड करता है, उस रियल नंबर को आप रैंडम वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं, आउटकम जो है उसका ये बनता है आपका अब वेयर टी एंड एच डिनोट्स टेल एंड हेड रिस्पेक्टिवली। अब आपने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, क्या, नंबर ऑफ हेड्स। अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0, 1 और 2। TT contains no head, THHT contains 1 head और आपका HH contains 2 head। Thus when 2 coins are tossed, random variable x क्या क्या वैल्यू assume कर सकता है, 0, 1 and 2, since the number of heads could be 0, 1 and 2. Thus we can define random variable as a real valued function whose domain is the sample space associated with a random experiment और range क्या होगी आपकी, एक रियल लाइन। नेक्स्ट है कि रैंडम वेरिएबल 2 टाइप का होगा, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को अज्यूम करेगा, जैसा कि मैंने अभी इस वाले केस में लिया था कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, 0, 1, 2। ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ इट अज्यूम्स एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन सर्टेन लिमिट, कि आप इस पे ये कंडीशन नहीं होगी कि आपकी वैल्यूज फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट भी होगी, लेकिन वो वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही लाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए द हाइट ऑफ ए पर्सन chosen at random from a population of 1000 person lies between 140 and 160 सेंटीमीटर। अब 140 और 160 के बीच में हाइट के लिए बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इस टाइप का जो आपका वेरिएबल होगा उसे आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब क्या है, सबसे इस चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप डिफरेंट केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना पड़ेंगे, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इफ ए रैंडम वेरिएबल x आपकी क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 pn, तो आपकी क्या क्या कंडीशंस है जो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा कि हर pi की जो वैल्यू होगी 0 से तो बड़ी होगी और 1 या 1 से लेस देन होगी। देखो मैंने 0 पर इक्वल का साइन नहीं लगाया क्योंकि 0 तब होती जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और इन सभी PIs का सम क्या होगा, 1। कैसे, ये मैंने अभी लास्ट एक आपका अर्लियर डिस्कस किया है इस वीडियो में। और रैंडम वेरिएबल x का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा कि उस रैंडम वेरिएबल x जो भी आपकी वो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है उनकी आपने कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकाल लेनी है, और वही जो टेबल बन जाएगी वही आपका क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अभी मैंने देखो ऊपर डिस्कस किया था कि रैंडम वेरिएबल x क्या बनाया था, नंबर ऑफ हेड्स पे, तो उसके क्या क्या थे, 0 हेड, 1 हेड और
टू हेड। तो यहाँ पर आपका x1 x2 और x3 तीन इवेंट्स हो जाएंगे कि 0 हेड उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 हेड उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 हेड उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टेबल बन जाएगी आपकी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। If xi is one of the possible value of a random variable x, then the probability of x takes the value xi is always non-zero, यानी कि probability आपकी उसकी हमेशा क्या होगी, non-zero। जीरो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की होती है और वो वैल्यू xi की रैंडम वेरिएबल कभी भी चूज नहीं करेगा। थैंक यू।